हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। कुछ वक्त तक वीडियो नहीं आता क्योंकि कॉलेज की मसरूफियात, फिर एकेडमी का, और फिर मतलब रात में जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अक्सर मेहमान भी आते हैं तो उस वजह से मैं थोड़ा मसरूफ़ था, ठीक है। लेकिन खैर बहरहाल मैं जो है एवरेज डेली जो एवरेज है, मैं 1 या 2 वीडियोज़ वो दिन में आते हैं। मतलब मैं जब टाइम मिलता है तो मैं 4-5 वीडियोज़ बनाता हूँ और फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो, आज के लेक्चर में हम सब शेल का कंसेप्ट करेंगे और फिर हम ऑर्बिटल का कंसेप्ट करेंगे। हमने फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंट कंसेप्ट जो है स्टार्ट की थी। उसमें हमने शेल यानी कि ऑर्बिट एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किया था। आज के लेक्चर में हम सब शेल का कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। सब है, शेल है, मतलब शेल में कुछ कंसेप्ट है, ठीक है। उसकी कंसेप्ट हम करेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दे, सब शेल। सब शेल, सब शेल हमारे पास क्या होता है? देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सब शेल हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो आप इनको ये बता दें कि सब शेल हमारे पास नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस कंसेप्ट में आता है। किस में आता है? नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस, मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। शेल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सब शेल का नहीं है। ऑर्बिटल का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको बता रहा है कि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो झूठ बोलते हैं, ठीक है। उनको अलिफ के बारे में भी पता नहीं है। यार ये तो सिंपल बात है, शेल है, इसका कोई कंसेप्ट, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकली आप इनको नहीं देख सकते। ऑर्बिटल है, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। खुद गूगल पर सर्च करें और लिख ले कि शेल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, या ऑर्बिटल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो आपको आंसर देगा। यार सिंपल सी बात है, किसी की बातों में ना पड़े, ठीक है। गूगल किसी का भी खातिर नहीं करता, ठीक है। गूगल पर सर्च करे, खुद देखे, किसी और तीसरे बंदे से पूछे, खुद जो है पूछे, किसी के बातों में ना पड़े, ठीक है। ये सब जो है फेल लोग है आए हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा पढ़ाता है, ये ऐसा पढ़ाता है, इसका कंसेप्ट ऐसा है, इसका कंसेप्ट ऐसा है। आप खुद देखे कि जिस टीचर से आप बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके साथ पढ़े यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, हमारे पास सब शेल है। तो सब शेल किसको कहते हैं? अगर आप इस नाम को देखें तो जैसा कि नाम से जाहिर है, एक हमारे पास सब है, दूसरा हमारे पास शेल है। मतलब ये कि ये टर्मिनोलॉजी शेल में यूज होगा। शेल में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास एटम है। क्या है? हमारे पास एटम है। एटम में जो फर्स्ट शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो, अब अगर शेल की कंसेप्ट में करो, शेल के कंसेप्ट पर, तो ये जो है आपके पास ये जो है ये न्यूक्लियस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर होगा, और हम बताएंगे भी कि ये हमारे पास 0.2529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर है। इसी तरह न्यूक्लियस से दूसरे शेल का जो फासला है वो आपके पास 2.18 एंगस्ट्रॉम होगा। बोहर एटॉमिक मॉडल में हम बताएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, ये शेल का डिस्टेंस 2.18 एंगस्ट्रॉम है, इस शेल का डिस्टेंस 2.529 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अगर इसका डिस्टेंस फिक्स है, मतलब न्यूक्लियस से यहां से लेकर यहां तक से डिस्टेंस सेम है, यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस सेम है, 2.18 एंगस्ट्रॉम है, तो फिर होना तो ये चाहिए कि आपके पास जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी, ऑल इलेक्ट्रॉन, उस सब इलेक्ट्रॉन का ऑल इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी, उसका सेम एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है तो लिहाजा ऐसा होना चाहिए कि सब इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी सेम हो, ठीक है। ये बात समझ रहे हो आप? देखो,
हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से देखो इतना के फासले पर इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर ये इसके करीब है तो इसका एनर्जी कम होगा क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, जितना ज़्यादा पकड़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम होगा, जितना उससे दूर के फासले पर होगा उतना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये आपके पास इसमें शेल है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन के पास मोर एनर्जी होगा या इस शेल में इलेक्ट्रॉन के पास मोर एनर्जी होगा? डेफिनेटली इसके साथ मोर होगा। क्यों इसके साथ मोर होगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, इसके पास अपना एनर्जी ज्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने पकड़ा है, मतलब इसके साथ फोर्स प्रेजेंट है, तो इसका जो एनर्जी है, अगर मैं इसको E1 कहूँ, इसको E2 कहो, तो E1 का एनर्जी वेरी वेरी लोअर है E2 के एनर्जी से। ठीक है, तो इसी तरह सेम बात है कि अगर इसका एनर्जी E1 है, इसका E2 है, तो E2 का एनर्जी ज्यादा है E1 के एनर्जी से। लेकिन इस E2 में जो ये इलेक्ट्रॉन है इस सब का सेम होना चाहिए कि उनके डिस्टेंस सेम है, 2.1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, प्रैक्टिकली आप देखें तो इस सेकंड शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 और 4, तो इसमें 2 का एनर्जी आपके पास अगर E1 है तो इन 6 का एनर्जी आपके पास डिफरेंट है, मतलब E2 है। अब इसका एनर्जी इसके बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक जैसा है और बाकी 6 का एनर्जी अलग है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के कंसेप्ट के मुताबिक तो एनर्जी सेम होना चाहिए, लेकिन एनर्जी डिफरेंट आ गया। तो मतलब ये कि शेल में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और शेल हमारे पास सेम इसी तरह सर्कुलर नहीं है। शेल हमारे पास इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, देखो ये है हमारे पास, इस तरह हमारे पास शेल जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, ऐसा स्ट्रक्चर एराइज होता है। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि हमारे पास ये बोहर एटॉमिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है बोहर एटॉमिक मॉडल, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए जो है अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें आपके पास एक शेल होता है या एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक शेल में घूमेगा। ठीक है, इसलिए तो हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आप फर्दर इलेक्ट्रॉनिक को एटम को देखें तो इसमें फिर आपके पास ये जो शेल कंसेप्ट अराइज होता है, तो इसमें सब शेल का कंसेप्ट भी अराइज होता है। ठीक है, मतलब शेल में कुछ स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। तो सर मैं सब शेल को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं हूं ना, तो सब शेल को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। देखो अपने पास डिफिनीशन लिख के, द नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस specific imaginary structure in shell में। ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी आर कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा क्या? आर कॉल्ड सब शेल, इसको मैं सब शेल कहूंगा। द नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस स्पेसिफिक इमेजिनरी स्ट्रक्चर, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो फिजिकली नॉट एग्जिस्टेंस कंसेप्ट में आता है। ठीक है, स्पेसिफिक इमेजिनरी, स्पेसिफिक है, इमेजिनरी है, तस्वूरी है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इमेजिनरी है, स्ट्रक्चर है। इन अ शेल ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी आर कॉल्ड सब शेल, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं सब शेल कहूंगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि ये हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट है? देखो हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं। ठीक है, तो ये सपोज आप कर ले कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे इसी तरह जो है इर्द गिर्द घूमता है। तो
तो देखो ये मार्कर जो है ये एक स्पेसिफिक रास्ते पर घूमता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि इस मार्कर के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ है और इस स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ को मैं शेल कहूंगा। सेम बात है ना। अब शेल तो आप देख नहीं सकते, इसका एग्जिस्टेंस तो नहीं है, फिजिकली तो नॉट प्रेजेंट है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो शेल का कंसेप्ट। अब अगर ये मार्कर इसी तरह घूमता है, देखो इसी तरह घूमता है, देखो इसी तरह, अब ये भी एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में घूमता है, लेकिन फिर सर्कुलर पाथ में ये एक जिगजैग शेप बनाता है। तो इसमें ये जो जिगजैग शेप है ये भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो अब ये शेल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सब शेल का कंसेप्ट जो है ये शेल में अराइज होता है। तो शेल में आपके पास इमेजिनरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उस इमेजिनरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम सब शेल कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सब शेल कहते हैं। और इस सब शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिफरेंट होता है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? शाबाश, इनको लिख ले, शाबाश। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो अपने पास ये लिख के कि आपके पास नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, मतलब एक एटम में कितने नंबर ऑफ सब शेल जो है पॉसिबल है। नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल। देखो एक एटम में आपके पास डिफरेंट सब शेल जो है पॉसिबल हो सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक लिखूंगा, उसको अपने पास लिख के, आपके पास ट्रिक ये है, देखो नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल, आपके पास कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जितना आपके पास नंबर ऑफ शेल है उतना आपके पास नंबर ऑफ सब शेल भी है। कैसे? देखो ऐसे, ये आपके पास एटम है और इसमें आपके पास, इस एटम में आपके पास जो फर्स्ट शेल है जिसे आप के बोलते हो, ठीक है, के भी बोल सकते हो और आप इसको 1 भी बोल सकते हो, N1 भी बोल सकते हो। तो इस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इस के शेल में सब शेल कितना है, देखो नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। इसमें शेल कितना है? इसमें 1 है, तो लिहाजा इसमें एक सब शेल प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? इसमें ओनली एंड ओनली 1 सब शेल है, 1 सब शेल है। और इस सब शेल को हम बोलते हैं कि इसको हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस सब शेल। हमारे पास एस सब शेल है, ठीक है, एस सब शेल है हमारे पास, मतलब शॉर्ट, ठीक है। अब देखो अब आपके पास एक एटम है और इसमें आपके पास 1 शेल है और सेकंड शेल है। देखो ये आपके पास के शेल मतलब फर्स्ट शेल, ये आपके पास एल शेल मतलब सेकंड शेल। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सेकंड शेल में सब शेल कितने होंगे, तो देखो इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आते हैं? एक सब शेल में, और इसको हम एस सब शेल बोलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास एस के साथ एस सब शेल, और ये बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास पी सब शेल में आता है, सेकंड शेल में आता है, पी सब शेल, ठीक है। अब इसको भी देखो, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ये आपके पास कितना शेल है? सेकंड है। तो सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे? 2। देखो फर्स्ट शेल में किसी भी एटम का फर्स्ट शेल है, तो इसमें कितने सब शेल? इसमें 1 सब शेल, और इसको हम एस सब शेल कहेंगे। क्या? एस सब शेल। अब सेकंड शेल है आपके पास, सेकंड शेल है, सेकंड शेल में कितने सब शेल अवेलेबल हैं? सेकंड है तो 2 एस एंड पी सब शेल, ठीक है। अगर एक एटम है इसमें 3 एटम है तो उसके थर्ड शेल में कितने सब शेल अवेलेबल होंगे? 3 हैं तो 3, और इसको हम बोलेंगे एस पी डी सब शेल, ठीक है, ये बोलेंगे। और अगर एक एटम है इसमें 4th शेल आपके पास अवेलेबल है तो इसमें कितने सब शेल होंगे? इसमें 4 होंगे, एस पी डी एफ सब शेल इसमें होंगे, ठीक है, ये होंगे। अब अगर एक एटम है उसमें आपके पास
फिफ्थ शेल आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें कितने, देखो फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ शेल है आपके पास। इसमें कितने सब शेल अवेलेबल होंगे, इसमें 5 सब शेल अवेलेबल होंगे, एस पी डी एफ जी, ठीक है। इसी तरह आगे जाओ एच आई जे, लेकिन आपके पास ये जो एस है, पी है, डी है, एफ है, ये 4 सब शेल है। अभी तक इसका कंसेप्ट जो है आया है, इसमें इलेक्ट्रॉन है आते हैं, इसके अलावा जो है जी एच आई सब शेल जो है अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ एस पी डी एफ जो है इस तरह बोलना है। अगर अमेज, देखो ये तो अमेजरी है ना, नॉट फिजिकल एग्जिस्ट कंसेप्ट है, अमेजरी है, तो आप इसको जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी के और इसी तरह भी बोल सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन की बुनियाद पर आप कहे, एनर्जी के बुनियाद पर, तो फिर आपके पास ओनली 4 सबशेल अवेलेबल है, एस पी डी एफ। इमेजनरी के बुनियाद पर कहे तो आपके पास जो है एस पी डी एफ जी एच आई जे के आप जाए, ठीक है, आप जितना भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। अब देखो इस यहाँ पर एक एटम है, उसमें कितने शेल हैं, उसमें आपके पास 3 शेल है। तो फर्स्ट शेल में आपके पास एस, दूसरे में एस एंड पी, तीसरे में एस पी डी। अब ट्विन स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक आपने कहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर आपके पास जो दूसरा शेल है, इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। इसमें 2 और इसमें तकरीबन आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। एफ में फिर आपके पास जो है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास सब शेल है, क्या है आपके पास, सब शेल है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ठीक है, सब शेल और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आपके पास इस सब शेल है, तो इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस सब शेल है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ओनली आते हैं बस। अब आपके पास अगर आपके पास पी सब शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड शेल है, तो 2 सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ गए। तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सब शेल 2 है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो आपके पास अगर डी सब शेल है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास एस पी डी एफ, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 18 हो गए। आपके पास एफ सब शेल है, तो एफ सब शेल में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितना, 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास आते हैं। और ये आपने कहा भी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल में आपके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ट्विन स्क्वायर फार्मूले के आप करें तो आपके पास तकरीबन 32 आता है। तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें आपके पास 10 और फिर इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आपके पास इस शेल में कितने बन गए, 32 बन गए। अब इसमें एमसीक्यूज का कंसेप्ट क्या है, देखो एमसीक्यूज अक्सर ऐसा आते हैं, आपको कहेगा कि हाउ मेनी सबशेल आर प्रेजेंट इन फास्फोरस, हाउ मेनी सबशेल आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, हाउ मेनी सबशेल आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाउ मेनी सबशेल आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन, इन हीलियम, इन नियॉन, इस तरह एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने देखना क्या है, आपने उस एटम में नंबर ऑफ शेल गिनना है, जिसमें नंबर ऑफ शेल जितना है उतना उसमें जो है सब शेल भी है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो कि इस ब्लॉक एलिमेंट से जो भी एलिमेंट आएगा हम कहेंगे कि इसमें एस सब शेल प्रेजेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लास्ट शेल में आपके पास एस सब शेल है, ठीक है। देखो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि आपके पास सोडियम है, सोडियम में हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सब शेल आर प्रेजेंट इन सोडियम, Na में कितना जो है सब शेल अवेलेबल है। देखो तो आप ऐसा करें कि Na में इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर आपको ये आता है कि Na में इलेक्ट्रॉन कितना है तो फिर मतलब इजी है। और इलेक्ट्रॉन आपको कैसा याद आना चाहिए, देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब न्यूट्रल हैं, तो एक एलिमेंट में, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद गिन सकता हूँ,
और एटॉमिक नंबर का जो ट्रिक है वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि किस तरह आप ट्रिक के ज़रिए किसी एटम का एटॉमिक नंबर याद करोगे। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाके वॉच करें, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 एटॉमिक नंबर है तो 11 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये न्यूक्लियस सोडियम का, ये फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास सेकंड शेल, इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आपके पास इसमें ये एक और शेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और प्लस 8 और 1, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए 11 इलेक्ट्रॉन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपने ठीक किया। अब देखो यहां पर इसमें कितने सब शेल हैं, फर्स्ट शेल में S है, दूसरे में S भी है और P भी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S में, बाकी ये P में आते हैं। और ये जो बाकी ये इलेक्ट्रॉन है, अब आप S से स्टार्ट लेंगे तो इसमें S भी है, P भी है और D भी है, लेकिन ये आपके पास वैकेंट है तो हम इसको नहीं गिनते, ठीक है। इसमें आपके पास ओनली जो है S सब शेल जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो S है, P है, S है और S है। टोटल सब शेल कितना है, टोटल सब शेल आपके पास इसमें जो है, टोटल सब शेल आपके पास इसमें कितना है 1 2 3 4, आपके पास 4 है, ठीक है। अब इस लास्ट शेल की वजह से जो S में आते हैं इसका इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि इसमें आपके पास जो है S सब शेल में ये सोडियम आता है, क्योंकि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आता है तो हम उस ब्लॉक में उस एलिमेंट को फिट करते हैं, और यही बेस पर हमने पीरियोडिक टेबल का कॉन्फ़िगरेशन भी रखा है। इस एलिमेंट, इस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो सब जो है S में रखा है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर फर्स्ट ग्रुप में रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर सेकंड ग्रुप में। इसी तरह आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आते तो फिर P में जाता है तड़ वाला इलेक्ट्रॉन, तो हम P सब शेल में वो रखते हैं, P ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है पीरियोडिक टेबल का डिजाइनिंग है, फिर एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर हमने एक स्पेसिफिक तरतीब से जो है रखा गया है। तो इसके जरिए आप किसी भी एटम में नंबर ऑफ सब शेल फाइंड कर सकते हो। ये एक एमसीक्यूज का कंसेप्ट। दूसरा एमसीक्यूज का कंसेप्ट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एल शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल पॉसिबल है, तो देखो के है, एल है, एल आपके पास सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एस और पी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक एटम है और एटम का नाम नहीं बताया है, और आपसे कहे कि इस एटम में 4th शेल है, आप मुझे बताएं कि उसके थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे, तो आप इसे डायरेक्टली कहें कि थर्ड शेल है तो थर्ड सब शेल अवेलेबल होंगे, क्योंकि जितना नंबर ऑफ सब शेल है उतना आपके पास उसका शेल का नंबर होगा। समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश, इनको लिख ले, शाबाश। और कंसेप्ट भी करते हैं, मिटा दें, चलो मिटाता हूं। अब देखो आपके पास ये जो एस सब शेल है, ठीक है, एस सब शेल है, इसी तरह आपके पास पी सब शेल है, ठीक है, आपके पास पी सब शेल है, आपके पास डी सब शेल है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास शेल में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, आपके पास एफ सब शेल है, शेल में क्या है आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन अब जहन में ये आता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एस सब शेल है उसका स्ट्रक्चर जो है मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके पास स्फीरिकल होगा। किस तरह होगा? स्फीरिकल होगा। इसका स्ट्रक्चर आपके पास स्फीरिकल स्ट्रक्चर होगा। पी सब शेल है तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास डम्बल होगा। किस तरह होगा? डम्बल शेप भी आप बोल सकते हैं, डम्बल शेप या डम्बल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और ये जो डी सब शेल है उसका स्ट्रक्चर आपके पास जो है डबल डम्बल है, डबल डम्बल है, डबल डम्बल है, ठीक है। और ये एफ सब शेल का जो स्ट्रक्चर है आपके पास ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपके बुक में इस तरह लिखा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप इसको देखो डबल डम्बल है या डम्बल शेप है, डबल डम्बल शेप है। अब डबल डम्बल को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब इसमें 8 जो है 8 लोब बनते हैं, ठीक है, 8 लोब इसमें जो है बनते हैं, 8 लोब स्ट्रक्चर है। मैं ड्रा करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको दिखाता भी हूँ। अब देखो
इस सबशेल का जो शेप है ये आपके पास देखो इस तरह होगा, ये इस तरह, इसका ये इस तरह जो है शेप होगा, ठीक है, इस तरह इसका शेप होगा। ये आपके पास 1s है। 1s का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में जो एस सब शेल आता है उसका शेप है। अगर फिर आप 2s की बात कर ले, मतलब कि दूसरा जो सब शेल आता है सेकंड शेल में, देखो आपके पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में एक सब शेल आता है एस से, दूसरे में क्या आता है, एस भी आता है, पी भी आता है, तीसरे में आपके पास जो है एस, पी और डी, और फिर चौथे में आपके पास एस, पी, डी और एफ भी आते हैं, ऐसा है ना, ठीक है। तो ये जो आपके पास शेप है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1s का है, मतलब फर्स्ट शेल में जो सब शेल है उसका है, ठीक है। अगर आप ऐसा कहें कि अब मुझे दूसरे का भी बता दे, तो देखो ये आपके पास इस तरह फर्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट का, और इसके हिसाब से आप दूसरे का भी बना ले। देखो ये आपके पास देखो दूसरे का है, ठीक है, इस तरह आपने बनाना है, ठीक है। ये आपके पास 3D रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये आपके पास जो है 2s का शेप है। तो ये आपके पास 1s और ये आपके पास जो है 2s का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 1s 2 लिखे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2s 2 लिखे। अब अगर थर्ड शेल में भी आप बनाते हो तो इसके साथ इस तरह बना लो, देखो एक और भी बना ले इस तरह, ये आपके पास ये, और ये आपके पास इस तरह ये आता है, ठीक है। ये तो ये आपके पास जो है 3s का शेप है, मतलब थर्ड सबशेल में जो s है, लेकिन किस तरह बनाना है, स्फेरिकल बनाना है, ठीक है, 3s2 का शेप है, ठीक है। इसका शेप आपके पास डम्बल है, किस तरह है, डम्बल है। डम्बल मतलब इस तरह, देखो इस तरह है, इस तरह शेप है उसका, ठीक है, ये आपके पास डम्बल शेप है, ठीक है, आपके पास डम्बल शेप है। इसी तरह इसका जो शेप है आपके पास डबल डंबल है, देखो इस तरह है, एक आपके पास इस तरह, और फिर इसमें एक और डंबल भी है, इस तरह भी आप बना सकते हो। और इसके अलावा भी इसका जो है डिफरेंट ऑर्बिटल के कंसेप्ट में हम फिर बात करेंगे, ठीक है, ओरिएंटेशन का। तो मतलब डबल डंबल आपने बनाना है, एक डंबल और फिर उस डंबल के ऊपर एक और डंबल भी बनाना है, तो ये आपके पास डबल डंबल शेप है। और इसका जो है इसका एक लोब है, तो देखो इसका इस तरह है, देखो 4 लोब और फिर 4 लोब को बनाना है, देखो ये आपके पास एक्स एक्स वाई एक्सिस, तो एक आपके पास ये, दूसरे आपके पास ये, तीसरा आपके पास ये, ठीक है। इसी तरह एक आपके पास ये, दूसरा आपके पास ये, तीसरा आपके पास ये। अब देखो इसके नीचे एक और भी है, अब बोर्ड पर मैं नहीं बना सकता, लेकिन इसके नीचे एक और भी है, इसी तरह इसके नीचे एक और भी है, बोर्ड पे मैं नहीं बना सकता, आप साइड में देख सकेंगे, इस वीडियो के साइड पे आप देख सकते हैं, इस तरह एफ का जो है शेप है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 8 लोब वाला शेप बोलते हैं, 8 लोब शेप है इसका। इसका कितना है, इसका 4 लेब शेप है, 4 लेब शेप है। इसका 2 लेब जो है, 2 लोब जो है शेप है, सॉरी, इसका 2 लोब जो है शेप है। और इसका अगर आप देखें तो इसका लोब तो है ही नहीं, इसका 0 लोब शेप है, ठीक है, 0 लोब शेप है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि आपके पास एस है, पी है, डी है, एफ है, तो इसका कितना लोब है, इसका आप लोब देखें तो इसका कोई लोब नहीं है, इसका 0 लोब है, ठीक है। पी का कितना लोब है, पी का आपके पास 2 लोब है। डी का कितना लोब है, डी का आपके पास जो है 4 लोब जो है एग्जिस्ट करता है। एफ का कितना लोब है, एफ का आपके पास 8 लोब है, ठीक है। लोब किसको बोलते हैं, ये आपके पास एक लोब है, इसी तरह ये आपके पास दूसरा लोब है, ठीक है, इसको आप बोलते हो। अब देखो यहां तक आपके पास सबशेल का कंसेप्ट था, किसका कंसेप्ट था, सबशेल का कंसेप्ट था। अब इसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है, इसको लिख के शाबाश ऑर्बिटल का हेडिंग अपने पास डाल दे, मिटा दे, चलो मिटाता हूं। तो देखो ऑर्बिटल का हेडिंग अपने पास डाल दे। ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, देखो तो ऑर्बिटल का डिफिनीशन मैं इस तरह लिखूंगा, डिफिनीशन इसका ये है, द रीजन around the nucleus
न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ओ रीजन, ओ क्या बोलते हैं, ओ एरिया जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूँगा, आर कॉल्ड ऑर्बिटल, द रीजन, वो रीजन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, आर कॉल्ड ऑर्बिटल, इसको मैं ऑर्बिटल कहूँगा न्यूक्लियस के गिर्द। तो ऑर्बिटल के लिए कंडीशन क्या है, देखो अगर आप देखें ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल हमारे पास है क्या, तो द रीजन, वो रीजन, तो ऑर्बिटल एक्चुअली हमारे पास रीजन है, क्या है हमारे पास, रीजन है। अब देखो ये हमारे पास स्पेस है, तो स्पेस में ये देखो ये, अब ये मतलब इसको कंसिडर करें कि इतना रीजन है हमारे पास। अब मैं हाथ को जो है दूर करता हूँ, ठीक है, तो इसमें इतना रीजन, अब रीजन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि शेल, ऑर्बिटल, सबशेल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, समझ रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। तो ऑर्बिटल एक्चुअली हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एक्चुअली हमारे पास रीजन है, क्या है, रीजन है, और ऑर्बिटल का कोई रीजन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, रीजन तो हमारे पास इमेजिनरी है। आप इतना रीजन कंसिडर करें इसमें, ये हमारे पास इमेजिनरी मैंने कंसिडर किया कि हाँ भाई इतना इमेजिनरी मैंने कंसिडर किया, ठीक है। तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, रीजन है, एक बात। दूसरी बात, ऑर्बिटल हमारे पास है, ऑर्बिटल है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऑर्बिटल है नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन ये हमारे पास वो रीजन है जिसमें फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। कैसे, अब भी समझ नहीं आया सर, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब हमारा कमरा है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, कमरा है। अब इस कमरे में अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कहां मिलूंगा आपको, सर आप तो डेफिनेटली बोर्ड के सामने आप मिलेंगे। तो ये बोर्ड का जो रीजन है ये हमारे पास, ये हमारा फाइंडिंग का रीजन है, तो ये हमारा ऑर्बिटल है। सेम इसी तरह कंसेप्ट है, एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन की पैदावार आपको मिलता है ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ज्यादा स्टे करता है, ज्यादा जो आपको मिलता है, उस रीजन को हम कहते हैं कि ये आपके पास ऑर्बिटल है। बात समझ में आया, बोलो समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो मैंने ये बताया था कि आपके पास एटम है, एटम में आपके पास शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन है, और फिर शेल में आपने पढ़ा था सब शेल, ठीक है। ये देखो ये आपके पास, मैं सेकंड शेल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस सब शेल में आता है, सर एस सब शेल में आता है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। और ये किस सब शेल में आता है, सर ये पी सब शेल में आता है, किस में आता है, पी सब शेल, अगेन वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। अब इस सब शेल का एनर्जी जो है ये नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है पी सब शेल के एनर्जी का, इसका एनर्जी के बराबर नहीं है। किसका ज्यादा है किसका कम है वो हम क्वांटम नंबर में मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आप ऐसा कहें कि इसका जो है बराबर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, डिफरेंट। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बराबर होगा, ये बात कंफर्म है। और इस पी सबशेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी, उसका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक सबशेल
इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक सबशेल, एक स्पेसिफिक सबशेल में इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक सबशेल हैव सेम एनर्जी, उसका एनर्जी क्या है? सेम है। एक स्पेसिफिक सबशेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, ये बात तो कंफर्म है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 आते हैं। क्या इन 10 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपस में सेम होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। एक इलेक्ट्रॉन का जितना एनर्जी होगा उतना ही दूसरे का भी होगा। एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 आते हैं। सर क्या 14 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम होगा? एग्जैक्टली सेम होगा, एक भी फर्क नहीं होगा। तो एफ सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका आपस में एनर्जी सेम होगा। डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उस डी सबशेल में इलेक्ट्रॉनों का आपस में जो है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, सबका एनर्जी सेम होगा। लेकिन आप अगर एक सबशेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सबशेल के इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हो तो फिर एनर्जी डिफरेंट होगा। या आप ऐसा करते हो, देखो कि आपके पास ये भी तो एस है, ये भी तो एस है, इसमें भी एस है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी तो एस में आता है, ये भी एस में आता है। अब इस एस का इलेक्ट्रॉन आप इस एस के साथ कंपेयर करते हो तो ये आपकी बेवकूफी है। मैं कह रहा हूं कि एक सबशेल में, इन अ स्पेसिफिक सबशेल, एक खास सबशेल में, ठीक है, खास सबशेल में, एक सबशेल की बात कर रहा हूं, एक सबशेल में आपके पास एस है और एस में इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी सेम होगा। दूसरे एस के साथ कंपेयर ना करो। एक सबशेल है पी है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आपस में एनर्जी सेम होगा, दूसरे पी के साथ कंपेयर ना करें। इसी तरह दूसरे डी के साथ कंपेयर ना करें। एक ही सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आपस में एनर्जी सेम होगा। ये बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो ये क्या है यार, अब देखो, अब इसमें आपके पास पी सबशेल तो है, एनर्जी तो सेम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन एराइज हो गया, क्या सर इस पी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सेक्स है, क्या इसका मोशन भी सेम होगा? होना चाहिए, मोशन सेम है, एनर्जी सेम है, मोशन भी सेम है। तो यहां पर एक कंसेप्ट एराइज होता है कि नहीं भाई, मोशन सेम नहीं है, इसका मोशन डिफरेंट है। हम इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। न्यूक्लियस के गिर जो घूमते हैं ये डिफरेंट जो है घूमते हैं। समझ रहे हो कैसे सर? देखो मैं बता रहा हूं। अब अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इससे इस तरह 3D डायमेंशन में घूमता है। मैं इस तरह बता रहा हूं, देखो ये बोर्ड आपके पास 2 डायमेंशन है तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है। इस तरह घूमता है आपके पास एक न्यूक्लियस है, आपके पास इसके इर्द गिर्द इस तरह इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये तो आपके पास न्यूक्लियस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरह घूमता है, ठीक है। तो ये भी तो सेम डिस्टेंस में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरह घूमते हैं, इस तरह घूमते हैं। अब देखो ये जो घूमते हैं, मतलब ये इस तरह घूमते हैं, ये इस तरह घूमते हैं। अब दोनों तो आपके पास जो है सेम डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से वाक़या है, तो मतलब एनर्जी तो सेम है। लेकिन इसका ओरिएंटेशन आप देखें तो ये आपके पास वाई एक्सिस में है और ये आपके पास किस में है? एक्स एक्सिस में है। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है, न्यूक्लियस से सेम पास पर है। और यहां पर एक और भी आप बोल सकते हैं कि इसमें इस तरह भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जेड एक्सिस में जो है घूमते हैं। तो अब आपके पास देखो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देखें न्यूक्लियस से सेम फासले पर है। यहां से न्यूक्लियस का जो फासला है, यहां से न्यूक्लियस का जो फासला है और यहां से न्यूक्लियस का इतना जो फासला है, ये सब तो सेम है। लिहाजा ओरिएंटेशन डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है। अब इस ओरिएंटेशन की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि सबशेल में ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है। एनर्जी तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लिहाजा ऑर्बिटल का कंसेप्ट एराइज होता है। समझ रहे हो? वेरी गुड, शाबाश। तो ऑर्बिटल का सेकंड डिफिनीशन मैं इस तरह लिखूंगा, सेकंड डिफिनीशन, द स्पेसिफिक imaginary 3-dimension structures of a subshell, एक सबशेल का, of a subshell having different
हैविंग डिफरेंट, जिसका डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इसको मैं क्या कहूँगा, आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, इसको मैं क्या कहूँगा, ऑर्बिटल। द स्पेसिफिक इमेजिनरी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ए सबशेल, सबशेल का एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, इसको मैं ऑर्बिटल कहूँगा। मतलब ये कि सबशेल है तो सबशेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, सबशेल में फिर इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन करता है, उस एक ओरिएंटेशन, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को हम एक ऑर्बिटल कहते हैं, दूसरे को हम दूसरा ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, शाबाश, इनको लिख ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले, शाबाश। और भी कंसेप्ट इसमें करते हैं, मिटा दें, चलो मिटाता हूँ। अब देखिए, आपके पास देखो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास शेल है और आपके पास सब शेल है और फिर आपके पास ऑर्बिटल है। क्या है आपके पास ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो अगर शेल आपके पास जो है वन शेल है, फर्स्ट शेल है, मतलब के शेल है। क्या है आपके पास, के शेल है। तो के शेल में आप मुझे बता दें, के शेल में सब शेल कितना है। के शेल में सर एक सब शेल है, क्योंकि इसमें एक शेल है तो फर्स्ट शेल में एक सब शेल होगा और उस एक सब शेल को मैं कहूंगा कि इसमें एस सब शेल है। इसमें ऑर्बिटल कितना है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन सिर्फ एक किस्म हो सकता है, स्फेरिकल, तो इसका ऑर्बिटल भी एस होगा। ठीक है, तो के शेल में एक सब शेल है और एक ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर आपके पास एल शेल आता है। क्या आता है, एल शेल आता है। तो एल शेल है आपके पास सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, तो इसमें 2 एस और पी होंगे। इसमें ऑर्बिटल कितना होंगे, इसमें ऑर्बिटल आपके पास एक आपके पास एस होगा, दूसरा आपके पास पी है, तो पी सब शेल का फिर आपके पास 3 ऑर्बिटल है। देखो, एक आपके पास पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है आपके पास, तो इसमें 4 ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है, बता रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी तरह आपके पास के एल शेल है, आपके पास क्या है, आपके पास एल शेल है। तो एल शेल में आपके पास एस भी है, पी भी है और डी भी है। यहां पर आपके पास एस सब शेल का एक ऑर्बिटल, फिर पी सब शेल का आपके पास जो है 3 ऑर्बिटल जो है पॉसिबल है। ठीक है, और डी का फिर आपके पास 5 पॉसिबल है। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ, ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके पास ये, फिर आपके पास के एल एम शेल आता है। एम शेल में आपके पास एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। एस का एक ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, इसी तरह आपके पास डी का 3 ऑर्बिटल अपने पास लेके। ठीक है, 3 ऑर्बिटल है आपके पास। इसी तरह डी का आपके पास 5 ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट है, डी का। ठीक है, और एफ का आपके पास जो है 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 7 ऑर्बिटल ऑफ एफ जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एम शेल में कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बस सिंपल सी बात ये है। अब आपको पॉइंट कैसे करना है कि मैं ऑर्बिटल को किस तरह पॉइंट करूंगा। देखो, इसका इजी ट्रिक ये है कि अपने पास लिख के ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम, ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आता है, ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के से ज़्यादा नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो हम इंशाल्लाह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताएंगे। मतलब नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिफल करते हैं, कैसे जो है करता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों सेम शेल में रिफल्जन काज नहीं करते, क्यों जो है एक दूसरे के साथ अटैच में है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्यों रिफल्जन नहीं काज करते, क्यों एक दूसरे के साथ इकट्ठे प्रेजेंट है। तो इन सब कंसेप्ट को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो, आपके पास के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक 2, तो लिहाजा इसमें सब शेल भी एक है और इसमें ऑर्बिटल भी एक है। आपके पास एल शेल है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं 2n स्क्वायर फार्मूले के तहत।
तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में आ गए। अब p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो लिहाजा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को तकसीम करे तो आपके पास जो है 3 ऑर्बिटल आते हैं, px, py और आपके पास pz। ये आपके पास pz हो गया। अब आपके पास थर्ड शेल है, थर्ड शेल में आपके पास कितने सब शेल है? 3 और इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर d है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लिहाजा इसका जो है 1 2 3 4 5 dx y, इसी तरह dx z dy dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये आपके पास ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल है आपके पास। अब आपके पास m शेल है, फोर्थ है, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 s में और 6 आपके पास इसमें और इसके ऑर्बिटल में 10 आपके पास इसमें कितने बच गए? आपके पास 18 और ये आपके पास बच गए 14 आ गए। तो इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 14 को अगर आप 2 पर डिवाइड करें तो इसका 7 ऑर्बिटल बनता है। तो लिहाजा मैंने कहा कि f का जो है 7 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? बोलो समझ में आया? इसीलिए आप ऐसा लिखे कि s का जो है 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, p का आपके पास जो है 3 ऑर्बिटल है। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें आता है उसको 2 पर डिवाइड कर ले, बस ऑर्बिटल लिख के। d का आपके पास कितना ऑर्बिटल है? तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो 10 को 2 पर डिवाइड करें, इसका 5 ऑर्बिटल बनता है। इसी तरह f का आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो 10 है आपके पास, 10 को 2 पर डिवाइड करें तो 14 है, 14 को 2 पर डिवाइड करें तो 7 ऑर्बिटल इसमें आते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं कि s सब शेल है डैश नंबर ऑर्बिटल, p सब शेल है इतना ऑर्बिटल, d सब शेल है इतना, f सब शेल है इतना ऑर्बिटल। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? वेरी गुड शाबाश। अब यहाँ पर मैं इस सेकंड शेल के ऑर्बिटल और इन सब का कंबाइनली रिप्रेजेंटेशन में करता हूँ। शाबाश, आप इनको लिख ले, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो है p सब शेल है। क्या है आपके पास? p सब शेल है। तो p सब शेल का कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? p सब शेल का आपके पास 3 ऑर्बिटल जो है पॉसिबल है, 3 ऑर्बिटल है उसका। ठीक है, अब p सब शेल का सर 3 ऑर्बिटल है। आपने तो बताया था कि p सब शेल आपके पास डम्बल शेप है, तो फिर इसका किस तरह होगा? देखो, इसका आपके पास px, इसका आपके पास py और इसका आपके पास pz है। ठीक है, तो px का जो शेप होगा ये आपके पास इस तरह होगा। देखो, x एक्सिस पर जो है डम्बल होगा, इस तरह ये होगा, ये आपके पास px। अब यहां पर py है, तो py का जो शेप होगा ये आपके पास y पर जो है डम्बल शेप होगा, तो ये आपके पास py हो गया। z का है तो ये आपके पास देखो z एक्सिस पर जो है डम्बल शेप होगा, ये इस तरह होगा, ये आपके पास pz होगा। ठीक है, अब p सब शेल किस में आते हैं? p सब शेल आपके पास आता है सेकंड शेल में। ठीक है, तो एक बात तो आपने ये याद रखना है कि ये आपके पास, इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास एक लोब है। ये आपके पास क्या है? लोब है। क्या बोलते हैं इसको? लोब। ये आपके पास लोब है। क्या बोलते हैं? लोब। तो मतलब p सब शेल है, इसमें कितने लोब है? p ऑर्बिटल का, px का या py का, तो आपके पास 2 लोब इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर जो है इस लोब में यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90% प्रेजेंट है। कितना? 90%। मतलब 90% इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर होगा या यहां पर होगा, इसके यहां पर या यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरह यहां पर या यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन लोब के टॉप पर प्रेजेंट होगा, और बाकी 10% यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, बाकी 10% यहां पर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं कि सेकंड शेल में आपके पास क्या है? s भी है और आपके पास p सब शेल भी है। देखो, तो ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड शेल की ओनली बात कर रहा हूं, तो सेकंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास आता है s में और p सब शेल में आता है। तो ये आपके पास जो है एक ऑर्बिटल हो गया y p का, ये आपके पास जो है दूसरा जो है x एक्सिस वाला हो गया,
ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास जो है y वाला हो गया, ठीक है, ये आपके पास इस तरह हो गया। अब यहां पर अगर आप देखें ये आपके पास y वाला ये वाला हो गया, ठीक है। अब ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, शाबाश 2 आते हैं सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसमें, और टॉप पर मैंने आपको बताया था कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर आ जाए। इसी तरह यहां पर और यहां पर, ठीक है, यहां पर आ गया। अब ये तो सेकंड शेल की मैं बना रहा हूं, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास स्फेरिकल में होगा, तो आपके पास यहां पर ये और ये यहां पर, ठीक है। तो ये तो आपके पास न्यूक्लियस है ना, ये आपके पास न्यूक्लियस है। तो जैसे ही बोहर ने फर्स्ट टाइम देखा तो उसने ये कंसेप्ट दिया कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कल में प्रेजेंट है। इसी तरह ये आपके पास एक सर्कल बनाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 90% तो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 90% तो पी सबशेल में यहां पर है, 90% तो यहां पर है। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम देखते हो ना तो आपको भी ऐसा शेप जो है मिलेगा। फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल एटम में तो सबशेल का भी कंसेप्ट है और एटम में आपके पास किसका कंसेप्ट है, ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पर ये नॉलेज था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसा है। इसका अलावा स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हो कि ये आपके पास एटम, इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है, ठीक है, इस तरह ये आपके पास एक 3D शेप हो गया। इसके अलावा आप इस तरह भी बना सकते हो, दूसरे वाले का इस तरह, ठीक है, और एक आपके पास इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपके पास एक सर्कल जो है बनाता है। अब ये आपके पास एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, 3D दिखाता है। ये आपके पास एक्चुअली 3D आपको मतलब इजीली नहीं अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि बोर्ड आपके पास 2D है, तो बोर्ड पर 3D पिक्चर बनाना मतलब कुछ डिफिकल्ट लगता है। या अगर आप क्या बोलते हैं ड्राइंग मास्टर यहाँ पर लागे तो फिर केमिस्ट्री उनको नहीं आएगा, तो मतलब ड्राइंग मास्टर की ज़रूरत होगी, हम तो प्रॉपर नहीं बना सकते, ठीक है। बाकी इसका शेप जो है अगर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के साथ अटैच भी करूंगा, आप देख सकते हैं अगर मैंने अटैच किया है, ठीक है। तो ये आपके पास SPD एफ सबशेल का कंसेप्ट था, फिर ऑर्बिटल का था। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एस सबशेल का कितना ऑर्बिटल है 1, पी का कितना है 3, PX PY PZ, डी का कितना है, डी का 5 है। इसका कंप्लीट डिटेल हम एजिमेटर क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। उसका कंसेप्ट 50% यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, वहां पर भी बताएंगे। और फिर हमारे पास ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन हम ऑर्बिटल को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकली एग्जिस्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हो गई। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स ने क्यों किया, मतलब इसको किस तरह आइडिया आया कि यार आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर ले, इसी तरह जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम ये बताएंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं ये एक्चुअली कैथोड से निकलते हैं या गैस आयन से निकलते हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये गैस आयन से निकलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कैथोड से भी निकलते हैं। किस तरह, सब कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। हार्ड कैथोड क्या है, कूल्ड कैथोड क्या है, इसके हवाले से भी बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।